हमारे मुल्क में आए दिन इस तरह के वाक़यात होते हैं कि बेगुनाह लोगों को तौहीन मज़हब के नाम पर इल्ज़ाम लगाकर जलाओ घिराव किया जाता है, फितना फ़साद होता है। बहुत सारे लोग इसमें अपनी जानें गंवा चुके हैं। सनीचर के रोज़ सरगोदा का एक मोहल्ला है मुजाहिद कॉलोनी, जहाँ पर इस किस्म का वाक़या पेश आया। सुबह सवेरे कुछ लोगों ने, उनका कहना है कि उन्हें मुक़द्दस औराक मिले सड़क पे, जिसके बाद एक हुजूम जमा हुआ। उन्होंने मस्जिद में जाके कहा कि ऐलान कराएं। जहाँ से ये मिले वहाँ पर एक कारख़ाना है जहाँ पर जो मज़दूर हैं उन सब का ताल्लुक़ जो है वो मसीही बरादरी से है। लोग जमा हो गए, उनको चंद एक लोगों ने समझाने की कोशिश की कि बात को बढ़ाया ना जाए, पहले इसको देखा जाए। लेकिन जिस तरह हमने देखा है माजी में भी, जब हुजूम मुश्तइल होता है, उसकी आंखों में खून उतरा हुआ होता है, तो वो किसी न किसी का खून बहाने के दर पे होता है। इस वाक़े का एक हौसला अफ़ज़ा पहलू ये है कि जैसे ही ये हुजूम जमा होना शुरू हुआ तो पुलिस जो है वो काफ़ी जल्दी वहाँ पहुँच गई और पुलिस ने वहाँ पर मामलात को काबू करने की कोशिश की। लेकिन अगेन हुजूम इतना ज़्यादा होता है कि कभी कभी पुलिस की भी कोई वहाँ पर नहीं चलती, बेबस हो जाती है। तो वहाँ पर जो कार्रवाई हुई उसमें फैक्ट्री को आग लगाई गई, एक घर को आग लगाई गई, एक मसीही फैमिली को टारगेट किया गया, एक ज़ईफ़ुल उम्र शख्स को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया। पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी, आंसू गैस भी चली, लेकिन कई लोग उसमें ज़ख्मी हुए और पुलिस का कहना है कि कोई 10 लोग जो हैं उसमें वो पुलिस वाले भी थे। पुलिस का अपना ये कहना है कि हमने अपनी तरफ से जो हुआ हमने किया। वहाँ पे डीपीओ हैं असद एजाज, उन्होंने मीडिया टॉक की, उनका बयान सुन लीजिए। किसी किस्म का वहाँ पे पुलिस रिस्पांस में किसी किस्म का डिले या एलिमेंट नहीं था। देखें, उनमें बूढ़े लोग थे, बूढ़ी खवातीन थी, उनमें बच्चे थे। एक या दो बंदे को रेस्क्यू करना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन 10 बंदों को उन गलियों में से रेस्क्यू करना, उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी की जरूरत थी। हमने वहां पे जितनी लायामल से उनको निकाला, हम उससे 100% सेटिस्फाई हैं। उसकी वजह यह है, अगर 2 लोग होते तो शायद हम जल्दी वो स्टेप कर सकते। 10 लोगों को, और जिस तरह से उनकी सेहत थी, उनको उस मॉब में से लेके निकालना, दैट रिक्वायर्ड अ स्ट्रेटजी। हमने वो स्ट्रेटजी बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब रहे। एट द एंड ऑफ द डे द पॉजिटिव थिंग इज कि 10 लोगों की जानें बची हैं वहां पे। तो इस पूरे मामले में जिस तरह हमने पहले भी देखा है, पहले तो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है, लेकिन सोशल मीडिया का भी बहुत इस्तेमाल हुआ और सोशल मीडिया पे बहुत सारी ख़बरें चली, फुटेज चली, जिसमें दावा किया गया कि वहाँ पे लोगों की जानें गई हैं, वहाँ पे तशद्दुद हुआ है। पुलिस अब ज़ाहिर है कि इसको डिनाई कर रही है। मेरी वहाँ पर बात हुई हमारे डॉन के जो नुमाइंदे हैं सैफ खान, उन्होंने कहा FIR हो चुकी है, 16 मुल्ज़िमान उसमें नामज़द हैं। पुलिस वो वीडियोज़ देख रही है, उसमें से आइडेंटिफाई कर रही है। 100 लोग ऑलरेडी हिरासत में हैं जिनको पकड़ा गया है, और जो उमूमी एक FIR होती है 450 नामालूम अफराद, वो भी वहाँ पे कट चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस से बार बार पूछा गया कि जी बताएं कि जिस तरह माजी में हमारा तजुर्बा है कि इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो उसकी एक बैक स्टोरी होती है, कोई प्रॉपर्टी का मसला होता है, कोई लेन देन का मामला होता है। तो पुलिस ने उसको रूल आउट नहीं किया, उन्होंने कहा हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। और DPO साहब ने ये भी ज़ाहिर है कि अंडरलाइन किया कि जिस दिन ये वाक़या हुआ है उसी दिन IG पंजाब भी वहाँ पे पहुँच गए और पुलिस ने अपनी तरफ से एक फुर्ती दिखाई है। पुलिस ने अपनी तरफ से बिल्कुल फुर्ती दिखाई है, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनकी एक ही स्क्रिप्ट होती है और ये हमेशा प्लान्ड होती है। ये स्पॉन्टेनियस इसका एक एलिमेंट होता है, लेकिन जो लोग वहाँ पर आग लगाना चाहते हैं उनकी मनसूबाबंदी पहले से हुई होती है, मतलब ज़मीन तैयार हुई होती है, जवाज़ कोई भी हो सकता है। और इससे मतलब यहाँ पर बिल्कुल शुक्र है कि पुलिस हरकत में आई है और ये कोई बहुत बड़ा सानिया नहीं बन गया। सानिया तो है लेकिन बहुत बड़ा सानिया नहीं बन गया, जैसे कि मॉडल कॉलोनी में या फिर उसके बाद जड़ावाला में, और इस तरह के जो दर्जनों वाक़यात हैं। हम तसव्वुर नहीं कर सकते शायद यकीनन कि हमारे मसीह बरादरीन किस किस्म के खौफ फिज़ा में रह रहे हैं कि आपको ये नहीं पता कि कल आप पे कोई भी इल्ज़ाम लगा दे और वो आपके पड़ोसी ही फिर आपके ऊपर हमला करें। इससे क्या होता है कि फिर आप एक जहनी और एक फ़िज़िकल गेटो में चले जाते हैं कि जी हम अलहदा हो जाते हैं और शायद जो एलिमेंट्स हैं इनके पीछे
उनके लिए तो कोई भी जवाब हो सकता है, जैसे आपने जिक्र किया ज़मीन का तनाज़ा हो सकता है, कोई लड़ाई हो सकती है आपकी बीच में, बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, फिर आप इसको एक एक्सक्यूज़ बना के एक्सप्लॉइट करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि इसमें फिर लोग अपने असर व रसूख को वहाँ पर बरकरार करने के लिए या अपनी सियासत को चमकाने के लिए भी एक्सप्लॉइट किया जाता है। सो यू हैव टू गेट टू द बॉटम ऑफ इट। जो मुजाहरे हुए हैं पिछले 2 दिनों में, उसमें आपने भी कुछ देखे क्लिप्स, हमने भी देखे, और उसमें मैं एक देख रहा था, उन्होंने कहा कि जी आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमें ऐसे ही चलते फिरते लोग ये वो कर देते हैं कि ख्याल से रहना वरना ब्लास्फेमी का एलिगेशन लगा दूंगा। इतना आसान है, इतना आसान है। अच्छा, और ये हमारे यहाँ हमने देखा है कि ये तो एक डेथ वारंट है ना, आपने अगर एक जारी कर दिया, इस्लाम सबूत है, सज़ा मौत है। हाँ, तो ये हथियार जो है मेरे हाथ में खुद ब खुद तो नहीं आया, मुझे तो ये पकड़ाया गया है कि तू अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर, और रियासत डायरेक्टली तो ज़ाहिर है मेरी हिमायत नहीं कर सकती, लेकिन इनडायरेक्टली उसको मुझे टॉलरेट करना भी एक तरह की हिमायत है। ये तो बड़ा छोटा सा वाक़या है और अच्छा है कि ये कोई बहुत ज़्यादा नाखुशगवार नहीं हुआ। जो बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं उनमें कितनों को आज तक सज़ा हुई। अच्छा, जब सज़ा नहीं होती तो फिर मेरा खौफ तो ख़त्म हो जाता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो मुझे ले जाएंगे, मुझ पे मुकदमे ठोकेंगे, पीछे फ़लाँ है फ़लाँ है फ़लाँ है, फ़लानी पार्टी है, फ़लानी तंजीम है, वो करवा लेंगे, छुड़वा लेंगे। मसला ये है, तो ये एक जिसे कहते हैं ना SOP, वो ये बन गया है कि मैं अगर फ़र्ज़ करें कि गलत भी कर लूँ तो मुझे पता है कि जो सामने वाला है वो इतना कमज़ोर है और वो इतना ज़मीन से लगा हुआ है कि अगर रियासत उसकी मदद करे तो रियासत को भी क्या फ़ायदा उसकी मदद करने का, वो तो पहले ही मरा हुआ है। तो अब जाहिर है कि अगर पॉलिटिकल कैपिटल बनाना है किसी भी जमात को, चाहे बड़ी जमात हो या छोटी जमात हो, तो उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाई जाती है और अपनाई जाती है कि यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग, थोड़ी सी चालाकी और जहानत का मुजाहरा करेंगे। और देखिए, वो आपकी बात को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये ज़रूरी नहीं है कि सज़ा सख्त हो, ज़रूरी ये है कि सज़ा यकीनी हो। इट इज़ नॉट द सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट बट द सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट। और फिर हमने ये भी देखा है, अगर आपको याद होगा, अगर आप हज़ारा टाउन में आपने वक्त गुजारा है तो वहाँ पर जब हमले होते थे ना, ये भी एक डायमेंशन है जिसको रूल आउट आप नहीं कर सकते। हमलों के बाद जब वहाँ से नकल मकानी होती थी था, वही उनके जो प्रॉपर्टीज़ थे, उनकी जो दुकानें थी ना, वो कौड़ियों के लिए। यार ये पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमी है ना, पॉलिटिकल इकोनॉमी है पूरी इसकी। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज साहब की। वेलकम बैक। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिंदुस्तान में फ़ौजी भर्ती हो रही थी ठीक ठाक, और अचानक से जो लोग रिक्रूटमेंट तेज़ हो गई, इसलिए कि महाज पे लोग मर रहे थे तो उन्हें रिप्लेनिशमेंट करनी थी उसकी। तो आखिर में ये हुआ कि जो भर्ती वाले थे वो गाने बजाने वालों के मोहल्ले में पहुंच गए कि तो जो भी नौजवान है फ़ौरन आ जाए। तो वहाँ एक माई बैठी हुई थी, कहने लगी कि जे गल साढ़े तक पहुँच गई है तो फिर हिटलर नाल सुलह कर लो। अच्छा, अगर मलिक रियाज जो है वो भी फट पड़े तो फिर इससे अंदाज़ा कर लेंगे हालात जो हैं किधर जा रहे हैं। आज उनका जो ट्वीट आया है धुआंधार किस्म का, आजकल में जी, आज या कल जो भी है, तो अच्छा पहले तो मुझे शक हुआ कि यार ये इनका कोई जाली अकाउंट तो नहीं है, लेकिन फिर वेरीफाई ये हुआ कि नहीं खालिस थे असली सर जी खुद ही हैं। अच्छा, उन्होंने ट्वीट ये किया कि मुझ पे सियासी मकासद के लिए मुसलसल दबाव डाला जा रहा है, मुझे दीवार से लगा दिया गया है और मेरा मुस्तकिल लगातार कारोबारी नुकसान हो रहा है। मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो दबाव है ये कौन डाल रहा है, ऑब्वियसली। अच्छा, हालांकि ये जो मलिक साहब हैं इनकी हम सब जानते हैं कि शोहरत कुछ अरसे पहले तक यही थी कि तमाम अहम सियासी जमातें, मीडिया हाउसेस और सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, उनके साथ इनके मिसाली ताल्लुकात हैं
और पाकिस्तान में ये कहा जा सकता था कि हर एक पे हाथ डाल सकते हैं आप, बिल्कुल इस बंदे पे कोई आगे पीछे पर भी नहीं मार सकता। अच्छा, उन्होंने ट्वीट में मज़ीद कहा कि पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने मुझे अपने उसूलों पे साबित कदम रहने की तौफ़ीक दी है। मुझे कोई फ़रीक दूसरे के ख़िलाफ़ सियासी तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सका। पिछले 1 बरस में मुझे झुकाने के लिए दबाव डाला जा रहा है, मगर मैं हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा कि कोई मुझे अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर ले। उन्हें इसके लिए मेरी लाश पे से गुज़रना होगा, ओवर माई डेड बॉडी। अच्छा, बीमारी के बावजूद मैं आखिर तक मुकाबला करूँगा। अच्छा, मुबस्सिरीन कहते हैं कि ये जो अचानक से ये एक नया जो मलिक रियाज सामने आया है, इसका बैकग्राउंड दरअसल इसके डांडे अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस जो रेफरेंस है उससे गालिबन जुड़ा हुआ है। गालिबन का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो नए नए क़वानीन आ रहे हैं उसमें मुझे ये क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, 190 बिलियन पाउंड का करप्शन केस आपको पता है नैब के पास है, जिसमें मरकज़ी मुलजिम जो हैं वो खान साहब और बुशरा बीबी को करार दिया गया है और 50 अरब रुपए का घपला भी इसमें शामिल है। कई सौ कैनाल का चक्कर चला है बकौल नैब के। अच्छा, 9 जनवरी को इन दोनों के अलावा 5 शरीक मुलजिम जो हैं उनकी प्रॉपर्टी भी फ्रीज़ कर दी गई। इनमें मलिक रियाज और उनके बेटे जो अली रियाज हैं उनकी प्रॉपर्टी भी शामिल हैं और उन्हें फिर इश्तिहारी मुलजिम करार दे दिया गया। और अब वो यार कितनी एहतियात कर रहे हैं आजकल मीडिया वाले, वो कह रहे हैं अब वो गालिबन बैरून मुल्क हैं। हाँ, गालिबन मैं समझ रहा था यहाँ शहजादपुर में कहीं घूम रहे हों। अच्छा, गालिबन जो आपने बात की कि नए मलिक रियाज, तो गालिबन शायद हाँ ये बात इतनी नई नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अगर इस केस के बारे में ही बात की जा रही है तो ये केस तो मेरा ख्याल है कि साल से ज़ायद हो गया। तो वो कह रहे हैं ना ट्वीट में हाँ, कि वो पिछले 1 साल से मेरे पे दबाव है। पिछले 1 साल से, लेकिन पिछले 1 साल से ना ताउन नहीं किया। ताउन नहीं किया। ताउन हाँ, नहीं असल किया। बात अच्छा देखो, मेन चीज़ ये है, बात ये नहीं है कि दबाव है। दबाव तो भाई हर जगह है। आप इधर देखें तो कोई दबा रहा होता है, उधर देखें कोई दबा रहा होता है, हाँ कोई गला दबा रहा होता है। लेकिन दबाव को रिजेक्ट किया है एक तरह से ना इस ट्वीट में। और ये कोई, और देखें द वेरी फैक्ट कि आपको ये ट्वीट करनी पड़ी, ये भी एक सिग्निफिकेंट। तो अब इससे मतलब आप एक तो नतीजा निकाल सकते हैं गालिबन शायद कि मामलात काबू में तो नहीं आ रहे ना। आई मीन अगर यहाँ तक बात पहुँच गई है कि भाई खुद ट्वीट साढ़े तक गाल आ गई, और साढ़े पे गाल आ गई है, तो और मतलब अगर आप ओवरऑल देखें तो मैं थोड़ा सा ड्रामा करना चाह रहा हूँ आपकी इजाज़त के साथ। मैं थोड़ा ड्रामा करना चाह रहा हूँ। देखिए, अब ये मैं अपने हाथ में पानी डाल रहा हूँ, सही है ना। अब मैं अगर जितनी मैं ज़ोर से ना मुट्ठी को कोशिश करूंगा ना कि पानी मेरे हाथ में रहे और मैं ज़ोर से अपनी मुट्ठी को बंद करूंगा, तो क्या गया पानी, अगर पानी इधर उधर हो गया, मेरे नोट्स गीले हो गए हैं, इसलिए मैंने पहले से फोन को साइड पर रख दिया होगा, ज़्यादा नुकसान ना हो। अगर तुम पहले बता दें कि तुम्हें इस तरह की कोई अदाकारी करनी, मैं रेत ले आता। नहीं, असल हमने रेत का सुना है, रेत ये पानी का फिर बहुत ज़्यादा डिजाइन लगता है। पानी मेरे सामने एकदम मेरे जहन में ख्याल आया तो ये आपकी बात समझ में आ गई। बात समझ में आ गई। देखो मसला ये होता है कि बात समझ में, जितना जोर से दबाओगे उतना आप यूं भी कर सकते हो। अच्छा, टेक्निकली अगर आप जोर से ना भी दबाए ना तो यहाँ से निकल जाएगा। हाँ, यहाँ से निकल जाएगा पानी। ये भी है, बस थोड़ा सा तो रह जाता है ना पॉइंटर्स के। रेत से तुम्हारी दलील और मजबूत हो जाती है। चलिए ठीक है, वो सच नेक्स्ट टाइम मैं इसको रीडू करते हैं पोस्ट में इसमें। अच्छा, इससे इसकी देखा देखी, लेकिन वो और लोग भी हौसला पकड़ रहे हैं। अब जैसे साबिक सदर हैं आरिफ अलवी साहब जी, उनका भी बड़ा, मैंने नहीं देखा, कमेंट्री दी उन्होंने, एटमी किस्म का बयान है। उन्होंने कहा कि जनाब प्रेशर कुकर जिस तरह की पॉलिसियाँ चल रही हैं किसी भी वक्त फट सकता है। अक्लमंदों के लिए इसमें इशारे हैं। देखिए अभी जो सीन चल रहा है इस्लामाबाद में अदलिया के साथ, वहाँ पे तो भी कोई मतलब आइडियल से सूरत हाल तो नहीं है। अच्छा, इस सारी चीज़ के जामने पे लोग क्या देखते हैं कि यार देखें अली अमीन गंडापुर साहब और मोहसिन नकवी साहब साथ बैठे हैं, उन्होंने बात की है, वो तो सवाल फिर बनता है कि क्या इस वक्त भी फहमत मुमकिन है
वो एक तो मेरा ख्याल है कि मुमकिन है लेकिन होने नहीं वाली। वो एक चीफ मिनिस्टर वजीर दाखिला के साथ बैठा है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि फिर इसके ऊपर एक टॉपिक बन जाता है ना कि यार देखें रिकन्सिलिएशन हो रही है, मुझे कोई रिकन्सिलिएशन नहीं नजर आ रही। आई मीन आप देखें तो आज डॉन का एडिटोरियल तुम लोगों ने पढ़ा? मैं अभी वहाँ पे ही आने वाला था, आप आ सकते हैं नहीं, अगर आप चाहें। अब दूसरी जानिब पंजाब में आप देखें तो नए केसेस बन रहे हैं पीटीआई के, नए कवानीन नए कवानीन भी बन रहे हैं और बहुत ही ख़तरनाक किस्म के, और उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि कोई अभी तक तो कोई लचक नहीं हुई। पीपल्स पार्टी ने कुछ कहा था कि जी हम इसके साथ नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जी हमें अच्छा इस तरह के कवानीन तो, कोई ताहयात हुक्मरान या बादशाह बनाए ना तो समझ में आती है कि उसके बाद उसका बेटा हो जाए। ये यार यहाँ तो कल के दिन का नहीं पता और फिर यही कानून आपके गले में फिट हो जाएंगे। सही बात है, जो बना रहे हैं उनके लिए हम ये कह सकते हैं, लेकिन जो ताहयात हुक्मरान है नहीं, वो जो बना रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। पंजाब असेंबली ही पास कर रही है ना यार, उनकी तरफ से ही आ रही है ना, तो हम उनकी तरफ भी बात कर रहे हैं। अगर आप इस्लामाबाद की तरफ देखें तो एकदम मतलब कभी दस्तावेजात पे बात आती है तो कभी तजावजात पे, हाँ राइट, जात है मसला सारा जात का घूम फिर कर, राइट। अब तो आप अखबार में भी अगर आर्टिकल लिखें हाँ, कैद में बैठ के, हाँ, तो आप पे पर्चा कट सकता है कि आपने बदनाम किया। बिल्कुल कट सकता है। यू हैव लोअर्ड माई एस्टिमेशन इन द आइज ऑफ अदर्स। आपको ये दिखाने की जरूरत भी नहीं है कि यार कैसे कितना नुकसान हुआ मेरा, नहीं बस मैंने भाई ने बोल दिया नुकसान हुआ है तो हुआ है नुकसान, 30 लाख रुपए निकाल। तो बड़ा मजेदार सिचुएशन है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा ना यार इस तरह मतलब पानी को आप नहीं रख सकते। अच्छा डॉन के एडिटोरियल में एक बड़ी अच्छी लाइन है। अच्छा, और ये जो पानी गिर गया इसके ऊपर आप बात भी नहीं कर सकते। इतनी शदीद गर्मी इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं ना, हाँ, सियासी टेम्परेचर अगले 3 महीने में इससे ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप बजट आने देना, हाँ, और उसके बाद आफ्टर शॉक्स जो आएंगे बजट के बाद, तो अब इससे तो लग रहा है देखिए आप अगेन कमिंग बैक, पहली दफा मलिक रियाज साहब से कोई हमदर्दी हो रही है यार। आई मीन देखिए इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टांस, इट्स एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, तो बहुत इंटरेस्टिंग है और स्टांस उससे भी ज्यादा उन्होंने यार हम भैंसों की लड़ाई में हम घास हैं। लेकिन देखो एक और चीज भी है ना इसमें, ये एक थोड़ी फार साइटेड एक कैलकुलेशन आपको नजर आती है ना कि यार ये जो आजकल जो हो रहा है, हाँ, इसको मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, और जो जिनके पास ज़्यादा मकबूलियत है अगर उनको मैं अभी ना, बिकॉज इनके स्टांस कभी ये नहीं रहा कि किसी भी पार्टी या किसी भी पावरफुल ग्रुप के खिलाफ जाओ, सबके साथ बैठ के काम करो। तो ये शायद देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में इनके साथ ही बैठ के काम करना पड़ेगा, तो ज़्यादा तंग ना करो। जैसे जरदारी साहब अभी गए हुए हैं, दुबई गए हुए हैं, हाँ, जो पंजाब में जो हुक्मरान हैं वो भी इनके दोस्त हैं, तो क्या वो उन्होंने भी इनको छोड़ा हुआ है फिलहाल के जी के हम वैसे ये सेटिंग कराते थे उनकी अगलों से, हाँ, अब हो सकता है अब वो लोग इनकी सेटिंग करा नहीं छोड़ा हुआ नहीं है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं भाईजान हाली गुस्से ने, हाँ, गुस्सा ठंडा हो तो फिर बात करते हैं शायद। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे तलत हुसैन साहब की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके महबूब अदाकार और सदाकार और मेरे टीचर तलत हुसैन साहब जो हैं कल 84 बरस की उम्र में इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। उनका जो फ़नी सफ़र है वो तकरीबन 65 बरस पे फैला हुआ है। 60 की दहाई से वो रेडियो से मुंसलिक थे। पीटीवी के जो इब्तदाई दिनों की टीम थी एक्टर्स की या सदाकारों की, उसमें भी वो शामिल थे। उर्दू अंग्रेज़ी फ़िल्में ख़ासी कई, हत्ता कि एक नॉर्वेजियन ज़बान में जो फ़िल्म थी उसमें भी उन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए, और अदाकारी ऐसी की कि वहाँ जो नॉर्डिक इलाके में ऑस्कर कहलाया जाने वाला नॉर्डिक एरिया का अमांडा अवार्ड वो भी इन्होंने लिया था। 2006 की ये बात है। अच्छा, 70 और 80 की दहाई आप लोगों को शायद कुछ कुछ याद हो कि तलत हुसैन के बग़ैर, तलत हुसैन और जो टीवी ड्रामा था वो एक तरह से लाजिम मलजूम होते थे, और लोग ज़ाहिर है कि उनको डिफरेंट कैरेक्टर्स में देख के, मतलब मैं तो कम से कम हैरत में आ जाता था कि अब फ़लाँ प्ले में उन्होंने इस तरह का कैरेक्टर अदा किया, इसमें बिल्कुल ही उन्होंने बिल्कुल किया। अच्छा, तरबियत याफ्ता अदाकार थे, वो धक्के में नहीं बने थे, बाकायदा ट्रेनिंग उन्होंने ली थी लंदन अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड ड्रामेटिक आर्ट लम्डा। वहाँ वो जो है 70s के शुरू में उन्होंने बाकायदा वो वहाँ स्टूडेंट रहे। उससे पहले म्यूज़िक और जो मुसव्वरी है उस पर भी उन्होंने कोशिश की, और आखिरी बरसों में वो एक नावल पे भी काम कर रहे थे।
पढ़ने का उन्हें जुनून की हद तक शौक़ था कि मसलन अगर आप उनसे बात करें ना कि तरह साहब आपका वो ड्रामा या आपकी वो फिल्म या आपका वो अवार्ड का, वो सुनते थे और उसके बाद फ़ौरन बात बदलते हुए कहते थे यार कल मैंने ये किताब पढ़ी, इस पे बात करते हैं। तो एक तरह से तो उन्हें वो अच्छा मतलब शर्मीले आदमी थे, शाय आदमी थे कि यार जब हो गया काम तो बस ठीक है। अच्छा, उनकी जो वालदा हैं शाइस्ता बेगम, वो पाकिस्तान बनने के बाद जो रेडियो पाकिस्तान में जो अव्वलीन जो सदाकार थे, ब्रॉडकास्टर्स थे, उस टीम में वो शामिल थीं, मगर वो नहीं चाहती थी कि तलत जो है वो एक्टिंग की तरफ या रेडियो की तरफ जाएं। अच्छा, और उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि जब तलत ने कहा कि मैं रेडियो पाकिस्तान के जो ड्रामे हैं उनमें हिस्सा लेना चाहता हूं, तो शाइस्ता बेगम ने प्रोड्यूसर को कहा कि या बास तो नहीं आएगा, ये तुम्हारे पास आएगा, इसे ऑडिशन में फ़ेल कर दे। वाह। अच्छा, प्रोड्यूसर ने कहा कि अगर वो अपनी मेरिट पे फेल हो जाता है तो फिर वाह, तो फिर तो ये कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो मगर ये कि तो तो उलट है ना, जैसे सिफारिश करते हैं वो तो उल्टा किया, पास हो गए। अच्छा, एक उसी ज़माने का वाक़या है कि मसला इनमें जो उस ज़माने में ये होता था कि जो नौजवान होते थे वो कुछ ना कुछ काम करते थे। इन्हें नौकरी मिल गई लियारी के सिनेमा में गेट कीपर की थोड़े अरसे के लिए, पैसे वैसे थोड़े से कम हो गए होंगे। तो वो जो मालिक था उसने जब देखा कि ये तो पढ़ा लिखा लड़का है, तो उसने इन्हें प्रमोशन दे दिया, बुकिंग क्लर्क बना दिया। तो कहने लगे वो मेरी ज़िंदगी का पहला प्रमोशन था जब मैं सिनेमा के गेट कीपर से बुकिंग। अच्छा, ये इसका मतलब है कि वो माशरे का जो हर तबका है उसकी चूँकि नफ्सियात जानते थे, तो जब आप उनकी अदाकारी देखते हैं तो उसमें एक ठोस किस्म का जो है किरदार, मतलब तलत हुसैन तो खैर गायब हो जाता है, वो किरदार ही जो है वो नज़र आता है। अच्छा, हाँ, आपने कहा कि आपके वो टीचर थे ना, और आपने 80s की भी बात की, आपने कहा कि नॉर्वेजियन ज़ुबान की एक फिल्म उन्होंने, बहुत लोग नहीं जानते, उन्होंने सिंधी ड्रामों में भी काम किया, और वो एक ड्रामे में तो मैंने उनके साथ काम किया एज अ चाइल्ड। आपने काम किया उनके साथ? अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें वो मेरे वालिद बने थे और परवीन अकबर जो है वो मेरी मदर बनी थी। वाह यार। ड्रामे का नाम था कशमकश। आपको याद होगा, नाटक सभा, नाटक रंग, पीटीवी पे ये शाम को ड्रामे चलते थे। आई स्टिल रिमेंबर डिस्टिंक्टली कि उनका जो कैरेक्टर था, बिकॉज सिंधी शायद वो नहीं बोलते थे, तो उनका था कि स्ट्रोक उनको हो चुका है, वो व्हील चेयर पे बैठे हैं, और मेरा बच्चे का किरदार था कि मैं उनको लपट जाता हूँ, ये करता हूँ। तो आई नो, उस वक्त तो हमें इतनी नहीं थी, आइडिया नहीं था, लेकिन बाद में 80s में हमने देखे उनके ड्रामे हसद के साथ, क्या क्या, मतलब वो तो नक्श हैं हमारे हमारे। अच्छा, अमेजिंग है। ज़ाहिर इतनी ज़्यादा 65 बरस का जो है फ़नी सफ़र, उसको हम कैसे 5-6 मिनट में कवर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जाते जाते कुछ झलकियाँ खुद को तसल्ली देने के लिए। ऐसा चमका है मेरे भाई मेरी रात का दिन, एक मुख्तार हसीना से मुला। मरे हुए अंग्रेज का सूट पहन के इतना खुश मैंने पहले किसी को नहीं देखा। जिंदा अंग्रेज का सूट अफोर्ड नहीं करते मेरे भाई। बिल्कुल गलत, बिल्कुल झूठ। जिसने तुमसे कहा है बिल्कुल झूठ बोला है। मैंने ये कब कहा कि मेरे भाइयों के दिमाग वीक थे? मैंने तो ये कहा कि मेरे भाइयों का मगज प्रॉब्लम है। देखो वकील साहब, अगर सुनना ही चाहते हो तो सुनो कि मैं कातिल हूं, मैंने कत्ल किए थे और किए हैं। अब तुम मेरा पीछा छोड़ो, मेरी बीवी का पीछा छोड़ो, अपनी फीस वसूल करने की तरह मेरा पीछा मत करो, और हाँ, मेरी बेटियों के जहेज से अपनी फीस वसूल करने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अल्लाह के वास्ते हम लोगों का पीछा छोड़ो, उनकी शादी हो जाने दो बाबा। I'm sorry sir, she's distracted. She lost her mother. It has been very hard. Abba Jan, maybe the old man has seen Amma. Do you know who he is? This is the Qaid-e-Azam.